गुड इवनिंग एवरीवन। चलो फिर से शुरू करते हैं। आज मैं ले रही हूँ सेट 3 CHSL का। 5 मार्च 2018 को हुआ था ये SSC CHSL 2017 का पेपर है। आ जाओ पहले डिटेक्टिंग एरर में आते हैं। शिप पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। पिक्ड ऑन द ट्रेल नहीं होता है, जो एक्चुअल ईडियम है वो है पिक अप द ट्रेल। और इसका मतलब लिखो देखो, मान लो पुलिस कहीं मर्डर हो तो पुलिस जाके वहाँ से खोजबीन शुरू करती है। फिर कुछ टाइम के बाद वो कहीं से पिकअप कुछ करती है कि हाँ, इस सबूत से हम शुरू कर सकते हैं उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन। और अगर वो सही ट्रैक में चलती है तो हम क्या कहेंगे? द पुलिस हैव पिक्ड अप द ट्रेल ऑफ द केस, है ना। इसका मतलब है वो रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, पहचान चुके हैं जिस ट्रैक में वो केस चलना चाहिए या जिस ट्रैक में उन्हें चलना चाहिए, राइट। सो यहाँ पे होगा पिक्ड अप द ट्रेल। बी में प्रॉब्लम है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स शुड प्रोवाइड अस विथ ओपन नेटवर्क्स and should not block or discriminate for any application or content that rides over those networks। अब देखो क्या बता रहा है ये कि इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स जो, उन्हें हमें प्रोवाइड करना चाहिए विथ ओपन नेटवर्क्स एंड शुड नॉट, वो ब्लॉक नहीं करना चाहिए उनको, और डिस्क्रिमिनेट के साथ प्रेपोजिशन अगेंस्ट होता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। किसी के खिलाफ अगर भेदभाव करते हो तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट करते हो, ठीक है। एनी एप्लीकेशन और कंटेंट, यानी कोई कंटेंट हो या कोई दूसरा ऐप हो, उसके खिलाफ भेदभाव उनको नहीं करना चाहिए कि किसी को ब्लॉक कर दिए, किसी का सर्विस को प्रोवाइड नहीं करोगे, ठीक है। जैसे आप इंडिया में नहीं, कुछ और दूसरे, जैसे यहाँ मान लो आप चाइना गए, वहाँ पे गूगल का सर्विस प्रोवाइड नहीं करते वो लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे भेदभाव करते हैं, अपने ऐप्स को प्रमोट करते हैं, दूसरे देशों के ऐप्स को ब्लॉक करते हैं। अब इसका मतलब है ब्लॉक करना होता है, समझ के ब्लॉक करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव करना, कुछ ऐप के फंक्शनिंग को स्लो डाउन कर देते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट होता है, भेदभाव करना अगेंस्ट। मीरा कैनॉट डैश द एग्जाम्स रिजल्ट। देखो, कैनॉट वेट फॉर होना चाहिए कि इंतज़ार नहीं कर सकती है, ठीक है। और एनविसिजन, हाँ एनविसन, ये तो ION में ख़त्म हो रहा है। जो ION में ख़त्म होते हैं वो वर्ब के रूप में नहीं आ सकते। हम कैनॉट का मतलब हो गया मॉडल, उसके साथ हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए। बेस फॉर्म में A, B और D सही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मीनिंग भी तो क्लियर होना चाहिए। आप कहोगे मीरा एग्जाम रिजल्ट के लिए वेट नहीं कर सकती है। डिपिक्ट का मतलब तो दर्शाना हो गया, ऑब्जर्व का मतलब देखना हो गया, तो आप एग्जाम का रिजल्ट के लिए वेट करते हो ना, इसलिए अवेट होगा, क्योंकि वेट फॉर इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। बीइंग लिंक्ड विथ नेचर्स ब्रिंग्स जॉय एंड पीस as it is the dash of the loss of nature। जब आप नेचर से लिंक्ड हो जाते हो ना, तो आपको खुशी भी मिलती है और पीस भी मिलता है, आपको एक शांति भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप उस समय क्या होता है, जो नेचर का लॉ है, जो नेचर का, प्रकृति का के नियम है, नियम और कानून जो प्रकृति के होते हैं, तब आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हो। एक्नॉलेज का मतलब होता है मान लेना। जब आप प्रकृति के नियम कानून को मान लेते हो, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हो, तब आप ज़्यादा पीसफुल और शांति के साथ, आप पीस और शांति के साथ पीसफुल लाइफ आप जी सकते हो, है ना। पीस और जॉय के साथ जी सकते हो। इट इज़ द के बाद हमें एक्नॉलेजमेंट जो वर्ड है वो सबसे बेहतर वर्ड है यहाँ पे, जो आपको मीनिंग देगा, ठीक है। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट का मतलब लिख लो
टू डिसएग्री, डिसेंट वहां पर जो दिया है वो है डिसएग्री, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हम आते हैं सिनोनिम एंटोनिम वगैरह देख लें। फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब होता है ब्लिस, ब्लिस का मतलब खुशी। जो फर्स्ट वर्ड है फेलिसिटी, उसका मतलब लिखो आप खुशी, खुशी सिनोनिम हुआ ब्लिस। अगर आप उसका एंटोनिम देखोगे तो बाकी तीनों उसका एंटोनिम है। मिजरी और ग्रीफ दोनों एक दूसरे का सिनोनिम है। ग्रीफ, मिजरी, दुख तकलीफ, और ट्रबल परेशानी। तो फेलिसिटी का तो तीनों एंटोनिम हो गया, ठीक है। शैफ का मीनिंग होता है एनॉयड, परेशान होना। उसका सिनोनिम क्या दिया है? इरिटेट। बाकी उसका एंटोनिम भी वहीं पर है, जॉय। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो उसका उल्टा क्या होगा? कब्जा करना, उस पर विजय प्राप्त करना। उसका एंटोनिम कॉन्कर है। वहीं पर वर्ड है फोरफीट। फोरफीट का मतलब होता है जब जैसे आपकी प्रॉपर्टी को फोरफीट कर दिया जाता है ना, तो आप उस पर कंट्रोल अपना लूज कर जाते हो, ठीक है ना। तो लूज और गिव अप, एज अ लॉ और पनिशमेंट कह सकते हैं। फोरफीट का मतलब टू लूज और गिव अप। फोरफीट का लिखना चाहो तो टू लूज और गिव अप एज a punishment, ठीक है। बैंटर, बैंटर का सिनोनिम टीज है। अगर सिनोनिम पूछता तो टीज होता। तो एंटोनिम होगा तो प्रेज होगा, चिढ़ाना हो गया बैंटर, तो उल्टा क्या होगा? प्रेज होगा, ठीक है। अब आओ 9th में, जेंडर इनइक्वालिटी हैज। अब यहाँ पे ये जो हैज है ना, उसके बाद आर्टिकल गायब है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि हैज के बाद, ये हैज के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। यहाँ कोई वर्ब ही नहीं दिख रहा है PQR में। इसका मतलब हैज जो है मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इसलिए क्या होना चाहिए था? जेंडर इनइक्वालिटी हैज एन एडवर्स इफेक्ट होना चाहिए था, एडवर्स इम्पैक्ट होना चाहिए था। वहाँ नहीं दिया है एंड, इसीलिए हैज हम हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों में से कुछ भी सोच ले रहे थे। देखो किस तरह से आपको कंफ्यूज करता है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, जेंडर इनइक्वालिटी हैज एडवर्स इम्पैक्ट ऑन क्या? ऑन डेवलपमेंट होगा। इसीलिए आर के बाद क्यों होगा? डेवलपमेंट गोल्स एज इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो जेंडर जो लिंग अनुपात है वो अगर गड़बड़ हो जाए तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या करता है? हैज एडवर्स इम्पैक्ट, प्रतिकूल प्रभाव डालता है किस पर? ऑन डेवलपमेंट गोल्स। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ वो रोक देता है। इसलिए आंसर क्या होगा? पहले आर, फिर क्यू, फिर पी। आंसर इज बी। नेक्स्ट आओ, हु डिड दिस। इसका हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। जब भी हु आता है ना, उसको ध्यान रखना, जब भी आप वॉइस चेंज करते हो तो हु बाय होम हो जाता है एंड बाय होम हु हो जाता है। वैसे कभी कभी टू भी होता है, जब प्रपोजिशन पे डिपेंड करता है। इससे मैंने खाली हु का होम लिखा है। अब देखो हु डिड दिस तो हो गया बाय होम वॉज दिस डन। क्वेश्चन है इसलिए वॉज तो पहले आएगा दिस के। सी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या होता है? वॉज। यहाँ पे वॉज जो है मेन वर्ब है, वो दिस के पहले, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा? दिस के पहले। और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में कहाँ जाएगा? दिस के बाद। हमेशा याद रखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे चला जाता है। तो बाय whom was this done? राम said, I have cleared the clutter
आई हैव क्या में चेंज होता है? हैड में होगा राम सेड दैट, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो राम ही में चेंज हुआ और हैव हैड में चेंज होगा। राम सेड दैट ही हैड क्लियर द क्लटर। ट्वेल्थ में आपको स्पेलिंग पूछा है, आपका सी स्पेलिंग सही है। बिजायर का मतलब होता है स्ट्रेंज, बिजायर होता है विचित्र, स्ट्रेंज, और सी स्पेलिंग उसका सही है ZARRE। ठीक है। अब आप क्लोज टेस्ट में सबसे पहले एक बार रीड करके देखो क्या बोलना चाह रहा है। वन शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट साइकोलॉजी इज एसेंशियली ए लेबोरेटरी साइंस and dash a textbook subject. The laboratory material is to be dash in ourselves. While the text should be thoroughly mastered, its statement should always be verified dash reference to one's own experience and observation of others. Prospective teachers should constantly correlate the lessons of the books dash the observation of children at work in school. The problem suggested for dash and introspection will if mastered, do much to render practical help to find the truth of psychology. कहा है कि साइकोलॉजी लेबोरेटरी साइंस है एंड डैश अ टेक्स्ट बुक। इसका मतलब है, कुछ बोलना चाह रहा है कि साइकोलॉजी भाई आप किसी के किस तरह का व्यवहार करता है, उसका माइंड, साइको मतलब साइकी होता है यानी माइंड, माइंड की स्टडी। तो माइंड की स्टडी आप टेक्स्ट बुक में क्या करोगे? लोगों के व्यवहार में पढ़ोगे ना, यानी प्रैक्टिकल पढ़ोगे, ना कि बुक्स में। इसलिए एंड नॉट अ टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, क्योंकि किसी की आप मनस्थिति पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हो, बुक में क्या पढ़ोगे। द लेबोरेटरी मटीरियल इज टू बी डैश इन आवर्सेल्व्स, इज टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, इज टू बी। ये 2 + B जहां भी देखोगे उसके बाद अगर वर्ब लगाओगे तो थर्ड फॉर्म में आएगा, इज टू बी फाउंड इन आवरसेल्व्स। While the textbook should be thoroughly mastered, बुक्स को हमें मास्टर करना चाहिए, तो लेकिन क्या होना चाहिए? Its statement should always be verified dash reference to one's own experience, verified by। आप अपने एक्सपीरियंस से उसको वेरीफाई भी तो करोगे। किताब के चीज़ों को पढ़ लो, अच्छे से मास्टर कर लो, लेकिन उसका वेरिफिकेशन भी तो करोगे कि सही है कि नहीं है। सो जांचना पड़ता है, ऑलवेज बी वेरीफाइड बाय रेफरेंस टू वंस ओन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे ना दूसरों को। प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, जो टीचर्स बनने वाले हैं, should constantly correlate the lessons of the book dash correlate with होता है, preposition with लेता है, इसलिए उन्हें correlate करना चाहिए बुक के lessons को किससे? with the observation of children at work in school। यानी बुक में जो दिया है उसको correlate करना चाहिए कि बच्चों का जो साइकोलॉजी है, जो किताब में हमने पढ़ा है, तो क्या ये ऐसा ही होता है? उनके व्यवहार को देख के फिर उन्हें समझना चाहिए कि कितना सही बात लिखी है किताब में या गलत है। कोरिलेट के साथ विथ आता है। द प्रॉब्लम सजेस्टेड फॉर डैश एंड इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मचिंतन। इंट्रोस्पेक्शन आप अपने अंदर करते हो, तो उसके साथ और क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगा। क्यों? एक नाउन को रिलेट करोगे तो दूसरे नाउन के साथ ही जोड़ोगे ना, है ना। सजेस्टेड फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, इसी को तो कहते हैं रूल ऑफ पैरेललिज्म, यानी बराबर वाले चीज़ को बगल में रखते हो ना, एंड से जोड़ रहे हो तो नाउन को नाउन से जोड़ोगे। यहाँ वर्ब का तो कोई मतलब ही नहीं है। विल इफ मास्टर्ड डू मच टू रेंडर प्रैक्टिकल हेल्प टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ साइकोलॉजी। वही कहा है कि जो प्रॉब्लम दिया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ये अगर ठीक से मास्टर किया जाए तो बहुत प्रैक्टिकल हेल्प प्रदान करता है जानने के लिए कि साइकोलॉजी की सही में सच्चाई क्या है।
अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग देख ले। एट लार्ज का मतलब होता है भागा हुआ। जैसे कहेंगे थीफ इज एट लार्ज, इसका मतलब है कि भागा हुआ है, यानी अ क्रिमिनल एस्केप्ड और नॉट येट कैप्चर्ड, है ना। हेड ओवर हील्स, बहुत खुश, बहुत प्यार में पागल जिसको कहते हैं ना, हेड ओवर हील्स होते हैं। इसका आंसर होगा मैडली इन लव। ठीक है, उसके बाद फिर देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। बियॉन्ड और एबव द रेंज ऑफ नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं ना पैरानॉर्मल कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि कोई कभी भूत की बात होती है या कभी कहीं किसी को कुछ हुआ और यहाँ पे हमें एहसास हो गया, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल और फिजिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात नहीं होती। ये सब कुछ ऐसा है जो नॉर्मल से बियॉन्ड है। ऐसा जो वर्ड है उसके लिए वर्ड आता है ट्रांसेंडेंट। ट्रांसेंडेंट इज पैरानॉर्मल जिसको कहोगे, यानी कि नॉर्मल से आगे। ठीक है, वहां पे एक वर्ड है मंडेन, दैट इज डल, ऑर्डिनरी। मंडेन जो ए है उसका मीनिंग लिखना डल, ऑर्डिनरी। ठीक है, ट्रांसेंडेंट का मतलब इतना जो नॉर्मल से परे है, पैरानॉर्मल कह सकते हो। फिर एक वर्ड और है रिबल्ड यहाँ पे, जिसका मतलब होता है रूड। जब रूखा व्यवहार को रिबल्ड कहते हैं। रूड या ऑफेंसिव बिहेवियर जो होते हैं, है ना, ऑफेंसिव भी कह सकते हो। और डी जो कोर्स है, इसका मतलब खुरदरा होता है, रफ होता है, नॉट स्मूथ। रफ जिसका मतलब हुआ नॉट स्मूथ। कैपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, जिस चीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो या दिमाग में उसकी एक छवि बना सकते हो। ठीक है, अब आप इसमें कौन सी वर्ड होगी, इसमें कंसीवेबल होगा। कंसीव करना का मतलब होता है ग्रहण करना, तो ग्रहण करने लायक जो होते हैं वो होता है कंसीवेबल। ग्रहण करने लायक इज कंसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट डेजलिंग, चमचमाता हुआ। डेजलिंग ए जो दिया हुआ है, चमचमाता हुआ, वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, एक सेकेंड रुकिए। इनविजन का ना, ये भी कहीं था शायद जो मैंने कहीं छूटा है क्या। थर्ड का सी में था, ओके, थर्ड के सी में था। इसका लिख लो मीनिंग। हो गया। इनविजन का मतलब होता है सोचना, कुछ ऐसा जो आपको महसूस होता है कि शायद फ्यूचर में हो जाए, है ना। ट्वेंटी 21 में ही सी है,
स्टनिंग, स्टनिंग मतलब बहुत भव्य, वेरी, जो आपको स्टनिंग का मतलब होता है ना सरप्राइजिंग। मतलब अगर आप स्टनिंग ब्यूटी कहोगे तो ब्यूटी ऐसा जो सरप्राइज कर दे, है ना, इसलिए स्टनिंग का मतलब होता है जो आपको सरप्राइज कर दे। ठीक है। स्पेक्टैकुलर, स्पेक्टिकल चश्मा होता है, स्पेक्टिकल नज़ारा होता है, तो स्पेक्टैकुलर लिख लो, देखने लायक। स्पेक्टैकुलर, देखने लायक। देखने लायक। हो गया। As he tried harder, his steps slowed, his senses activated होगा, लेकिन activated तो है नहीं यहाँ पे, हम एक helping verb चाहिए, तो senses के साथ, senses क्योंकि plural है तो word लगेगा, were activated। ठीक है, और verb के बाद verb का थर्ड फॉर्म आएगा क्योंकि पैसिव वॉइस की बात हो रही है ना। ठीक है, क्योंकि वर्ब है, देखो स्टेप्स स्लोड, स्टेप्स धीमे पड़ गए और सेंसेस एक्टिवेटेड हो गए। माई डॉटर कम्स रनिंग एज फास्ट एज हर लिटिल फीट कैन कैरी हर वाइल हर आईज स्पार्कल, स्पार्कल मतलब चमकना बिल्कुल। विविशियसली, विविशियसली का मतलब लिखो हैप्पीली, विविशियसली का मतलब लिख लो हैप्पीली, खुशी, खुशी से, बहुत खुश होके। इसका मतलब है ये अपने डॉटर का रूटीन बता रहा है कि जब मैं घर पहुंचता हूं या किसी बात पे बता रहा है कि कम्स रनिंग, जितना भी उसके छोटे छोटे पाँव उसको तेज़ी से भगा सके और उसकी आंखों में चमक होती है बिल्कुल खुशी वाली, इसीलिए देखो ये रूटीन बता रहा है। आगे देखो ना, कैन टेक हर वाइल हर आईज स्पार्कल, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो आगे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। डॉटर कम्स रनिंग बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगेन सेंटेंस अरेंजमेंट है, लीडरशिप एंड क्या, लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, क्योंकि मुझे अगर एक नाउन को जोड़ना है तो दूसरे नाउन से जोड़ेंगे, एंड बोला है ना, तो एंड के बाद तो फिर मुझे कोई और नाउन जैसा कुछ चाहिए था, तो स्किल्स मिल गया। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स डिपेंड, डिपेंड क्या, क्या करता है, अ सेंस ऑफ वैल्यू, ये और गहरा करता है, अ सेंस ऑफ वैल्यू, क्या चीज़ के लिए वैल्यू, फॉर रिलेशनशिप। इसका मतलब जब आप लीडर बनते हो, टीम बिल्डिंग स्किल्स आप में आती है तो और गहरा करता है आपका सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कि आप और ज़्यादा वैल्यू करते हो क्या, रिलेशनशिप्स को, यानी ACB, आंसर इज A। 25 में जो स्पेलिंग सही है वो है परकोलेशन, यानी C। परकोलेशन मतलब समाना होता है, कोई चीज़ समाना इज परकोलेशन। ठीक है, बताइए कोई और प्रॉब्लम, लिख लो, परकोलेशन इज टू पास स्लोली, परकोलेशन लिख लो, लिखना चाहते हो तो। ये समाना, जैसे देखते हो बरसात के मौसम में आपके दरवाजों में मॉइस्चर परकोलेट कर जाता है जिसके कारण वो फूल जाते हैं, है ना, तो बहुत धीरे धीरे कोई चीज़ समाना। ठीक है, विविशियसली का मतलब बताया मैंने, हैप्पीली, खुशी से, विविशियसली का मतलब खुशी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।